हम नीलकंठ मंदिर में बैठे हैं, तो उन्हीं से मैंने कॉन्टेक्ट कर दिया कि इस पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य मानव हैं उन सबको ठीक करके जाऊंगा, नहीं तो मैं जाने वाला नहीं। और ठेका तो दे दिया मैंने, लोगों किसी ने पूछा नहीं। तो ठेका लेने के बाद मैंने सोचा कि ये होगा कैसे। तो जब बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई तो कहते हैं तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना, कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं बना कि तुम अपनी ये बात लोगों तक पहुंचा सको, तो ठीक तो करना बहुत की बात है। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने सोचा शुरू किया, मैं टेक्नोलॉजी का आदमी, जैसा कि मेरे को इंट्रोडक्शन में मैंने बताया गया, मैं टेक्नोलॉजी का आदमी हूँ, टेक्नोलॉजी पे काम करता हूँ, तो टेक्नोलॉजी का यूज तो कहीं ना कहीं कर सकता हूँ। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं नया सूर्य हूँ, और उसको बनाने के लिए मुझे को चाहिए ही किसी से, और जब मैं उसको लगा दूंगा तो अगर उसमें चमक होगी तो अपने आप दिखेगी, लोग अपने आप आएंगे। तो और उसमें सबसे बड़ा एडवांटेज मुझे ये था कि मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, और नीलकंठ मेरे साथ थे क्योंकि उनसे जो ठेका लिया था मैंने, तो पूरा बनाना तो उनका काम था। और मैं उसमें मैंने मेरे ख्याल से मुश्किल से कितने टाइम लगाया, 6 महीने नहीं, 6 महीने भी कहा, 3 महीने। मेरा जलंधर में लेक्चर था, एक्चुअली 5000 इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स बैठे थे मेरे सामने, और मैं उनको बता रहा था कि रिजेक्शन को कैसे कम करते हैं इंडस्ट्री में, इंजीनियर्स के सारे, तो उनको सिखा रहा था जो तुम पढ़ रहे हो उसका बेस्ट यूज क्या है। तो इंजीनियरिंग का बेस्ट यूज है कि जो इंडस्ट्री में रिजेक्शन होती है उसको कम करो, क्योंकि रिजेक्शन होने के बहुत सारे आयाम हैं, और एक सॉल्यूशन बना करके वो सारे आयाम टेक केयर करने हैं उस मशीन को कि वो रिजेक्शन है। तो लेक्चर के बाद थोड़ा सा लंबा टाइम ले लिया उन्होंने, मतलब मुझे आधा घंटा दिया गया था और 2 घंटे तक कोई उठने को तैयार नहीं था। कहते हैं ये बात तो सही है, पर ये बताओ कि इंडस्ट्री की रिएक्शन तो कम कर लेंगे हम, पर जिंदगी की रिएक्शन को कम करने के लिए क्या करें। तब तक मुझे ये नहीं पता था कि जिंदगी में भी कोई रिजेक्शन होती है, तब तक नहीं पता था। ये 2003 की बात है, 2004 फरवरी 2004 की बात है। तो जब मैं वापस दिल्ली आया, रात को ट्रेन थी, सुबह दिल्ली पहुंचा घर पे, और जब मैं सुबह उठा तो पिताजी टेबल पे बैठे थे, नाश्ता लगने वाला था, और उससे पहले वो 2 गोली खाई। तो मुझे तुरंत समझ में आ गई रिएक्शन क्या है कि इतना स्वाद नाश्ता बना हुआ है, उससे पहले 2 गोली खाई, उस रिएक्शन को कम करने के लिए जिससे वो नाश्ता कर सके। तो रिएक्शन समझने में तो 1 मिनट लगा, और फिर मैंने कुछ वो सूर्य बनाने वाली वो टेक्नोलॉजी तो मैंने जल्दी में डिसाइड कर ली थी, फिर उसके ऊपर कुछ कार्य करना शुरू किया। तो मैंने एक चरक हुए हैं ऋषि जिन्होंने चरक संहिता लिखी थी, उसके पहले पेज पर उन्होंने एक वो लिखा है, एक वाक्य का बोला उसको एकल औषधि, पवनी शायद जानते होंगे कि एकल औषधि मतलब एक औषधि जो हर रोग का इलाज है। तो ये अल्टीमेट है आयुर्वेद, और उसके ऊपर काम तो मेरे ख्याल से चल ही रहा होगा आयुर्वेद में। मेरे को आयुर्वेद की बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी का, पर एकल औषधि जो शब्द है वो मेरे दिमाग में बैठ गया कि इसका मतलब ये संभव है कि कोई एक चीज ऐसी है अवेलेबल जिसको आप यूज करके हर रोग का इलाज कर सकते। चलो मेरे को एक सॉल्यूशन दिखाई दे गया, मैंने उसको रिकॉर्ड कर दिया। फिर मैंने कहा कि अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, पैथोलॉजी है। इतनी बड़ी लैब है, उसके अंदर इतने सारे सिस्टम लगे हुए, उसके अंदर इतने सारे टेस्ट होते हैं, तो यहां पे कुछ गड़बड़ है। तो कोई एक ऐसा सिस्टम होगा जिससे आप डायग्नोस कर सकोगे, सारी प्रॉब्लम पता लग जाए, जड़ प्रॉब्लम की जड़ पता लग जाए, तो ऐसा कोई सिस्टम होगा। तो एकल डायग्नोस्टिक सिस्टम रिकॉर्ड में आ गया, 2 पैरामीटर्स। उसके बाद क्योर के सिस्टम, मतलब एक ऐसा सिस्टम जो एकल औषधि को
कस्टमाइज किया जा सके बीमारी के लिए। एकल औषधि होगी, एक औषधि होगी, पर बीमारियां अलग अलग है। तो उसी औषधि को आपको अगर बीपी की बीमारी है तो आप बीपी की तरह से ले लो उसको, तो ठीक हो जाए। आपको शुगर की प्रॉब्लम है तो उसी औषधि को आप कस्टमाइज कर लो शुगर की तरह से, शुगर के लिए तो शुगर की प्रॉब्लम ठीक हो जाए। कैंसर की प्रॉब्लम है उसी को आपने कस्टमाइज किया कैंसर के लिए, तो कैंसर का काम, कैंसर को रिकवरी का काम कर लेगी। तो एक प्रोसीजर होना चाहिए, एक एकल औषधि, एकल डायग्नोस्टिक और एकल प्रोसीजर, ये होना चाहिए। तो अब ये तीन चार चीजें, मतलब जो सूर्य से जो निकल रही है, किरणें निकल रही है, किरणें मैंने बना, सूर्य बनाना रहेगा, कोई बात नहीं। अब चलते आगे चलते हैं। तो मुझे समझ में आया कि डायग्नोस्टिक के लिए नब्ज क्या होगा, तो उसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च की गई, हमारी टीम है, मतलब कई सारे लोग इन्वॉल्व है इसमें। तो हमें लगा कि अगर हम नब्ज ज्ञान को डिजिटल कर दें, आज की टेक्नोलॉजी से जोड़ दें, तो मेरे ख्याल से एक सिस्टम है जो सब कुछ डायग्नोस कर सकता है, ये संभव है। क्योंकि पैथोलॉजी लैब में ये संभव नहीं है। पैथोलॉजी लैब में आपको ब्लड और वो लेना पड़ता है, इसीलिए एक मशीन है जो आपके सिर्फ 2 या 3 4 पैरामीटर चेक करती है। लेकिन नब्ज के अंदर जब हमने थोड़ा सा अध्ययन शुरू किया तो पता लगा आपको कि रावण को ज्ञानी कहा जाता है, या उसमें जो भी एक अलग आता है, तो पहले उसको ज्ञानी कहा जाता है। तो उसको ज्ञान क्या था, हमने जब इसकी खोज की तो पता लगा कि रावण को तकरीबन 1.5 करोड़ नब्ज का ज्ञान था, यानी वो 1.5 करोड़ तरह की वेरिएशन एक पल्स के अंदर, एक हार्टबीट के अंदर पढ़ सकता है। तो आइए, तो ऋषि वशिष्ठ जो राम जी के गुरु थे, उनको तकरीबन 3.5 करोड़ ज्ञानी का ज्ञान, और ऋषि दुर्वासा का नाम सुना है आपने, तो उनको तकरीबन 10 करोड़ ज्ञानी का ज्ञान। तो जब यहां तक पहुंच गए तो अभी लगा तो अभी भी अधूरा था, क्योंकि दुर्वासा ऋषि को करोड़ बोलता था, तो यानी अभी कुछ और रह गया। तो फाइनली हम लोग नंदी शिव तक पहुंचे और उन्होंने एक आइडिया दिया था जो कि 72 करोड़ नब्ज का ज्ञान है टोटल, यानी एक नब्ज से 72 करोड़ तरह की प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं। तो उसमें से एक पैरामीटर हमने पकड़ा, हमने पैरामीटर पकड़ा इम्यूनिटी। अगर आपकी इम्यूनिटी ठीक है तो बीमारी होगी, सिंपल सा। तो वो इम्यूनिटी पकड़ लिया और उस पूरे 72 करोड़ में से एक पैरामीटर निकाला, सेंसर बनाया, पल्स ऑक्सीमीटर सबने देखा होगा, तो कोरोना ने सबको बताई दिया पल्स ऑक्सीमीटर क्या है। तो हमने उसको कस्टमाइज किया और उसमें से एक वो पॉइंट निकाला, एक फ्रीक्वेंसी निकाली जो कि इम्यूनिटी रिफ्लेक्ट करती है, मतलब आपकी इम्यूनिटी का लेवल बता देती है। इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी तो मेरे पास आती थी मेरे को, तो मैंने एक मशीन बनाई, वो पंकज तो मैंने एक मशीन बनाई जो कि उस पैरामीटर को पढ़ करके और वैल्यू दे देती है कि अब तुम्हारी ये पोजीशन है, करंट पोजीशन इम्यूनिटी लेवल की ये, और अगर उस लेवल को आप इंप्रूव करते जाओ तो गारंटी है आपको कोई बीमारी होगी नहीं। और ये टेस्ट किया फिर हम लोगों ने, करीब आप बिलीव करेंगे कि मैं तकरीबन ये मशीन है छोटी सी, इसमें यहां सेंसर लगा हुआ है और सेंस करते हैं और ये डिस्प्ले दे देता है, यहां पर टेबल बनी हुई है, ये बता देती है क्या वैल्यू है। तो मैं ये मशीन का इसलिए कहता कि हमें बेसिकली इम्यूनिटी लेवल पता करना है। अब मैं यहां पर वो मशीन मेजरमेंट हुई इम्यूनिटी को समझने के लिए, फिर हम धन्वंतरी जी के ज्ञान में घुसे। उससे पहले हमने धन्वंतरी जी के ज्ञान को छेड़ा नहीं, पहले हम लोग टेक्नोलॉजी को समझना चाहते थे कि टेक्नोलॉजी से यूज हो सकती है कि नहीं। फिर हम धन्वंतरी ज्ञान में गए तो हमें समझ में आया कि धन्वंतरी जी ने बीज ज्ञान दिया, धन्वंतरी का बीज ज्ञान। और बीज ज्ञान क्या है? जड़ी बूटी, बिना बीज के तो पौधा निकल नहीं सकता। तो बीज का ज्ञान, कौन सा बीज कौन सा जड़ी देगा, जड़ी आएगी उससे, उस बीज
बीज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है और उसको आप कैसे कैसे कहाँ यूज कर सकते हो, सारा आयुर्वेद में दिया हुआ है। पर बीज ज्ञान का हमने जब मतलब समझा तो एक स्टेटमेंट सुना हुआ आपने, 5 तत्वों से सब कुछ बना है। मेरे को कौन स्टेटमेंट हमने सुना होगा। तो यहां पर हमें समझ में आया कि एक्चुअली 5 बीज से सब कुछ बना है और हर बीज 5 तत्वों से बना है। और 5 बीज कौन से हैं जिससे हम बने हैं, इंसान बना है? तो एक है भौतिक बीज, भौतिक शरीर जिससे बना है, जो कि आपके सारे कर्मेंद्रिय जिसको कहा जाता है। दूसरा बीज है मेंटल बीज, मानसिक बीज, जिसको जो कि डिसाइड करता है, सोचने का काम करता है, डिसीजन लेने का काम करता है, सोच समझने का काम करता है। दूसरा बीज होगा मानसिक बीज। फिर तीसरा बीज हुआ नॉलेज बीज यानी ज्ञान बीज, क्योंकि क्या करना है वो तो अपना मेंटल बीज ने बता दिया, पर कैसे करना है वो हमें ज्ञान बीज से ही पता लगेगा। तो ज्ञान बीज होता है, उसको हम लोग स्पिरिचुअल बॉडी कहते हैं। स्पिरिचुअल यानी ज्ञान, पूर्ण ज्ञान। तो तीसरा बीज होगा ज्ञान, ज्ञान बीज। चौथा बीज है ऊर्जा, बिना एनर्जी के आप काम कर नहीं सकते। तो ऊर्जा आपके शरीर में जनरेट होती है, नहीं पर पैदा होती है, जिसका आप उपयोग करते हो कर्म करने के लिए। तो ऊर्जा के जनरेशन का एक बीज होता है, उसको कहते हैं एनर्जी जनरेशन सीड बीज। और पांचवा बीज जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है उस जनरेट हुई ऊर्जा से ऊर्जा को काम करने वाले अंग तक पहुंचाना, यानी नेटवर्क, जो कि नेटवर्क ऑफ टनल्स, हम लोग उसको नेटवर्क ऑफ एशो टनल्स कहते हैं। टनल्स मींस जिससे आपके ब्लड फ्लो करता है, जिस नर्वस सिस्टम सारा का सारा उसी के ऊपर डिपेंडेंट है, आपका ब्लड फ्लो सिस्टम सारा उसके ऊपर डिपेंडेंट है, आपका जो वेस्ट मैनेजमेंट है सारा उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सारे प्रॉब्लम्स एक्चुअली 99% ऑफ द प्रॉब्लम्स जो आती हैं आपके इस नेटवर्क में आती हैं, ब्लॉकेजेस, किसी भी तरह की ब्लॉकेजेस। तो नेटवर्क इशू है, बाकी सारे बॉडी पार्ट्स बढ़िया काम करते हैं, लेकिन नेटवर्क में जब प्रॉब्लम आ जाती है तो वो सारी बॉडी को डिस्टर्ब करती है। तो हम तो बहुत एक ही पॉइंट पर पहुंच गए कि एक ही पॉइंट है जिसको हमें ध्यान रखना है कि अगर हम नेटवर्क का ध्यान रख लेते हैं तो बाकी किसी भी बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम आएगी नहीं। और जैसा भी ऊपर बता रहे थे कि ये जो अंग है ना, इनकी उम्र बहुत ज्यादा है, मतलब अनलिमिटेड है मैं कहूंगा इसकी उम्र। पर क्योंकि हमारा जो ट्रांसफर, जो एनर्जी ट्रांसफर की जो बॉडी है वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो उसका प्रेशर जो है वो बॉडी पार्ट्स पे पड़ने लगता है और वो डिटीरियरेट होने लगता है। तो नेटवर्क को मॉनिटर मैनेज करने के लिए, ठीक रखने के लिए एक प्रक्रिया दी गई है, वो है श्वास प्रक्रिया। सांस आप लेते हैं, तो क्यों ना इस सांस को हम लोग दवाई बनाएं। तो एक टेक्नोलॉजी डेवलप की गई, CBM कहते हैं उसको, कन्वर्ट योर ब्रेथ इनटू मेडिसिन। और एक और टेक्नोलॉजी डेवलप की गई, आपकी हार्ट बीट। आपकी हार्ट बीट और आपकी जो ब्रीदिंग है, सांस है, वो आपकी अपनी है, पर्सनल है, किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो एक और टेक्नोलॉजी बनाई गई, HBM टेक्नोलॉजी कहते हैं उसको, तो हार्ट बीट मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी। और हमारे ऋषि मुनि इन दोनों टेक्नोलॉजीज का पूरा उपयोग करते हैं। वो लोग, वो ऋषि मुनि ही थे सारे के सारे, तो इन्हीं दो टेक्नोलॉजीज पर काम करते थे। तो वो दोनों टेक्नोलॉजी हम लोगों ने, हमें समझ में आ गया, तुक्का लग गया, या हम कैसे पहुंच गए वहां पर ये हमें नहीं पता। हम तो मानते हैं कि नीलकंठ ले गए हमें वहां पर हमें समझ में आ गया कि ये दो टेक्नोलॉजी अगर आप यूज करना शुरू करें अपने जीवन में, तो आपके जीवन में गारंटी कोई समस्या आ नहीं सकती, पक्की बात। अब इसमें हार्ट बीट मॉड्यूलेशन क्या है, पहले मैं इस टेक्नोलॉजी की बात करूंगा। हार्ट बीट मॉड्यूलेशन के तो आप ओम बोलते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं, तो ओम का उच्चारण का मतलब क्या है कि वो आपके हार्ट बीट को मॉड्यूलेट कर रहा है। लेकिन क्या आप ओम के उच्चारण को उपयोग कर पा रहे हैं? समस्या यहां पर है कि हम लोग कर तो रहे हैं, पर उसका उपयोग हो रहा है कि नहीं हमारी बॉडी के लिए ये नहीं पता होता। तो
एक तो उसके लिए सबसे बड़ा ये है कि आप अगर मेजरमेंट करें तो उससे पता लग जाएगा कि आप उसका कितना उपयोग कर रहे हो, क्योंकि इम्यूनिटी लेवल ओम के उच्चारण से इम्यूनिटी लेवल बढ़ता है। पक्की बात है, ये हमने टेस्ट किया, क्योंकि टेस्टिंग मशीन है हमारे पास तो हमें टेस्ट करने देनी होती, पर उसका उपयोग करने का तरीका, प्रोसीजर, अगर आप वो प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो आपको ओम के उच्चारण से डेफिनेटली आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव होगी ही होगी, रोक नहीं सकता कोई उसको। करना क्या है उसमें मैं आपको एक साथ ही साथ बताता जाता हूं सोल्यूशन भी, कि जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो आपको सांस मुंह से लेनी है, नाक से नहीं। इनहेल नाक मुंह से करना है, नाक से नहीं करना है, क्योंकि बोलते आप मुंह से, उच्चारण मुंह से करोगे। अगर इतना सा ध्यान में रखोगे तो आपकी इम्यूनिटी लेवल डेफिनेटली इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी। बाई चांस अगर आपको ध्यान नहीं रहता, आप नाक से कर रहे हैं, नाक से सांस लिया आपने, मुंह से उच्चारण कर दिया, 4 बार किया, 5 बार किया, 10 बार किया, वो आपके ऊपर है। जितनी बार करोगे उतनी बार फायदा होगा, तो आपको आपके लिए है ही। तो जब भी आप ओम के उच्चारण का काम पूरा कर ले तो उसके बाद मिनिमम 10 और मैक्सिमम 20 स्ट्रोक कपालभाति के करने हैं। अगर आप ये जोड़ लेते हो तो आपको ओम का उच्चारण डेफिनेटली फायदा देगा, गारंटीड फायदा देगा। अब क्यों? इसका जो रीजन है वो ये है कि जब आप नाक से सांस लेते हैं तो जो पोल्यूशन है, हमारा आज का टॉपिक जो पोल्यूशन के ऊपर रिलेटेड है, तो जब नाक से सांस लिया आपने, पोल्यूशन तो अंदर गया, और जब मुंह से बोल दिया तो वो पोल्यूशन कहां गया? वो तो नाक में रह गया। नेक्स्ट सांस आपने लिया तो पोल्यूशन और अंदर चला गया, और मुंह से आपने निकाल दिया, तो उस पोल्यूशन को बाहर फेंकना बहुत जरूरी है। अगर आप मुंह से सांस ले रहे हो, मुंह से छोड़ रहे हो तो फिर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, पर अगर नाक से सांस लेकर के मुंह से छोड़ रहे हो तो आपको हर हाल में कपालभाति करके जो पोल्यूशन रह गया है आपके अंदर, उसको बाहर फेंकना ही है। कपालभाति का बेसिक पर्पस ये है कि जो पोल्यूशन गलती से आपके नाक में चला गया उसको आप बाहर निकालेंगे, बहुत फायदा रहेगा, मतलब पक्की बात है, बहुत फायदा है। तो और ओम जो है वो उसकी आवाज इतनी होनी चाहिए कि एटलीस्ट आपके कान में जाए। क्यों? क्योंकि वो आवाज आपकी हार्ट बीट से मॉड्यूलेशन तो आपका होगा, पर वो कान में गई और आपने रिसीव करेगी। जब वो आप रिसीव करेंगे और जहां पर भी आपको प्रॉब्लम है, मान लो आपके घुटनों में प्रॉब्लम है, तो वहां पर एक प्रोसीजर है, एक्यूपुलर कहते हैं हम लोग उसको। एक्यूपुलर का मतलब होता है अपनी उसको स्टिंग, इसको खाल को खींचना, ऐसे मेरे ख्याल से दिखाई दे रहा होगा सबको। तो ओम का उच्चारण कर रहे हैं जब, तो उसी ड्यूरेशन में अगर आपको जहां पर पेन है वहां पर अगर आप ये प्रक्रिया करते हैं तो वो जो साउंड आपके अंदर जाएगी, मॉड्यूलेटेड साउंड, वो आपको डेफिनेटली फायदा देगा। तो आपके जो जॉइंट्स की प्रॉब्लम्स, मस्कुलर प्रॉब्लम्स, तकरीबन आप इससे काफी हद तक क्योर कर सकते हैं। ये ओम के उच्चारण का उपयोग है। ऐसे ही बहुत सारे मंत्र हैं, पहले भी है, नए भी आए हुए हैं, उनका अगर आप ठीक से उपयोग करना सीख लें, समझ लें, तो आपके शरीर में समस्या तो नहीं, पेन की समस्या तो डेफिनेटली नहीं हो सकती। ये इंस्टेंट रिलीवर है सारे के सारे। अगर आपको अभी कमर में पेन है, मान लो, और ये करते हो आप एक्यूपुलर का काम करते हो और उच्चारण करते हो ओम का या पर्टिकुलर मंत्र का जो बताया गया है उस काम के लिए, हर काम के लिए मंत्र अलग अलग है, तो उसका अगर करोगे आप तो आपको डेफिनेटली फायदा होना शुरू हो जाएगा इंस्टेंटली, और 2-4-5 मिनट में। तो ये तो है हार्ट बीट मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी। दूसरी मैंने बताई CBM, यानी कन्वर्ट योर ब्रेथ इनटू मेडिसिन टेक्नोलॉजी। उसमें क्या होता है, कबीर जी ने कहा है कि जो आप सांस की, आपकी श्वास की प्रक्रिया है, और जो भक्ति एक शब्द बताया उन्होंने, तो भक्ति का अर्थ है कि आपका जो सांस की प्रक्रिया है, श्वास प्रक्रिया है, उसमें सांस लेने और छोड़ने का समय तकरीबन बराबर हो। एग्जैक्ट बराबर तो होना नहीं है, पर कोई बात नहीं, तकरीबन बराबर हो जाएगा तो भी चलेगा। भक्ति यही है कि आप अपने श्वास प्रक्रिया को सम में,
बहुत मुश्किल काम है, मेरे ख्याल से टोटल असंभव काम नहीं होती, इसलिए भक्ति नहीं होती। आज की तारीख में भक्ति क्यों नहीं होती? उसका कारण यही है कि श्वास प्रक्रिया को सम में लाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, संभव ही नहीं। हमने बहुत एक्सपेरिमेंट करके देखे, बहुत लोगों ट्राई किया, नहीं हुआ। फिर हमने कहा कि अब क्या किया जाए, तो हमें समझ में आया कि एक प्रक्रिया होती है श्वास योग। ये हमने सर्च किया तो पीछे जाकर पता लगा स्वर योग एक होता है जो आपने पता नहीं सुना है कि नहीं सुना, प्राणायाम के ऊपर, प्राणायाम का सीनियर स्वर योग क्या होता है, और स्वर योग का सीनियर श्वास योग क्या होता है। तो मतलब आधार श्वास योग है, उससे स्वर योग निकला और उससे प्राणायाम निकला। तो अगर आप श्वास योग का अभ्यास शुरू कर दें तो मेरे ख्याल से आपको आपकी भक्ति अपने आप होने लगेगी। आप मेडिटेशन करने की कोशिश करते हैं, नहीं हो पाता, लेकिन आप श्वास योग की अभ्यास करेंगे तो आप एवर मेडिटेट स्टेट में रह सकते हो। एक और स्टेटमेंट कही जाती है कि वर्तमान में रहना सीखो। अब वर्तमान में रहना सीखो, हमने पूछा कि वर्तमान कहते हैं इसको, तो कहते हैं बस गया। तो जो चीज चली गई वो वर्तमान कैसे हो सकती है? तो हमें समझ में आया कि जो सांस आपने लिया वो है भूतकाल, गया, वो दोबारा वापस आने वाला नहीं है। और जो सांस आप आगे लेंगे, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, तो वो भविष्य है। और जो आप सांस ले रहे हो वो है वर्तमान। सांस की ड्यूरेशन को जितना लंबा करो उतना वर्तमान आपका बढ़ जाएगा, आपके कंट्रोल में आ गया टोटल, तो आपकी तो लॉटरी हो गई। अगर आप वर्तमान को पूरे दिन का कर ले तो मेरे ख्याल से आपको कोई समस्या आने का सवाल ही नहीं है। और वो श्वास योग से डेफिनेटली संभव है। अब श्वास योग है, श्वास योग कुछ भी नहीं है, धीरे धीरे सांस लेना, धीरे धीरे सांस छोड़ना, बस इतना ही तो करना है। अब मैं आपको एक सांस लेकर के दिखाऊंगा, मुझे थोड़ा ध्यान से देख लेना, क्योंकि चलो कुछ समय दोबारा भी दिखाऊंगा, पर एक बार दिखा रहा हूं तो शायद एक बार तो समझ आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा मुझे, मैं यहां पर दिख तो रही हूं, एक सांस लेकर ये मैंने एक सांस इनहेल और एक्सहेल, कहीं पर रोका नहीं, कहीं पर रुका नहीं, कहीं पर कुछ नहीं, हाथ इसलिए उठाया था नहीं तो आप लोगों को पता ही लगता मैंने क्या किया। तो इतने ही करना है, ये है श्वास योग। अब इस श्वास योग का उपयोग करना है, सबसे पहले हमें निष्ठा जागृत करनी। इस श्वास योग के माध्यम से आप अपने प्रति निष्ठा जागृत कर सकते हैं बहुत जल्दी, अपने प्रति। जैसे कि ये बताते हैं स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्र। तो स्वस्थ व्यक्ति कौन? जिसका मन और बुद्धि एक लय में काम करे। मन कुछ कह रहा है, बुद्धि कुछ कह रही है, तो समस्या आई है। तो उन दोनों को सिंक्रोनाइज करना है, एक लय में लाना है। तो श्वास योग एकमात्र प्रक्रिया है। और जैसे ही आप इसका अभ्यास शुरू करेंगे तो आपका मन और बुद्धि एक ही बात कहेंगे, दो बात कह ही नहीं सकते, गारंटी, पक्की बात है, इसमें कोई शक ही नहीं। और शुरू करो, 40 दिन, सिर्फ 40 दिन लगते हैं, आपका शरीर इस प्रक्रिया का अभ्यासित हो जाएगा, पकड़ लेगा। तो आपका नॉर्मल केस में भी सांस धीरे धीरे चलेगा। तो आप देखोगे कि आपको अभी 8 घंटे में काम करके कितना थक जाते हो, उससे
उससे ज्यादा काम 4 घंटे 6 घंटे में कर लोगे और थकान बिल्कुल नहीं होगी, पक्की बात है। दूसरा बात यह है कि मैंने जो हाथ उठाया था उसके 2 कारण थे। एक तो ये बताने के लिए कि ये आप जो ये प्रक्रिया है दिख जाएगी मैं क्या कर रहा हूं, सांस अंदर ले रहा हूं छोड़ रहा हूं। और दूसरा ये था कि ऐसा नहीं होना चाहिए जब आप काम कर रहे हो और आपका सांस से ध्यान सांस पर है और काम कर रहे हो तो काम में जरूर गलती होगी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सांस अपना स्लो चलना चाहिए, श्वासों के तरीके से चलना चाहिए और काम भी आप करते हैं तो हाथ अपना काम कर रहा है और श्वास अपना काम कर रहा है, दोनों काम एक साथ संभव है, किए जा सकते हैं। और वर्तमान में रहकर के आप 10 काम एक साथ कर सकते हो, पक्की बात है। मतलब मैं हैरान होता हूं कि इतनी सिंपल सी प्रोसेस और इसका अभ्यास भी क्या करता है। इसको अगर आप निष्ठा जागरण के लिए मान लो कि हमें अपने प्रति निष्ठा जागरण करनी है और परिवार को एक टीम के हिसाब से समझो, परिवार को एक टीम के हिसाब से समझो कि ये एक टीम है और मुझे इसका सदस्य बना रहना है। परिवार में मैं अपनी तरफ से कोशिश कर जो मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूं वो करूं, इसको टीम को बने रहने के लिए, उसको डैमेज ना हो किसी तरह का, ये मैं ध्यान रखूं। हर प्राणी अगर ये कर लेगा तो आपका परिवार को कोई समस्या आई नहीं सकती। गारंटी, मेरी सारी चीजें जो मैं गारंटी करता हूं 100% एश्योर्ड, बिकॉज ये प्रक्रिया ऐसी है जो आपके मन और बुद्धि को डिस्टर्ब होने नहीं देगी। बाहर चाहे कितनी भी बड़ी कोई कोशिश कर ले आपको आफत करने की, आ नहीं सकती आपके पास। फिर जितना जितना ये सिंक्रोनाइजेशन इंप्रूव होता जाए तो आपके आसपास एक शील्ड बनती है। एक ना आपने शब्द सुना होगा ऑरा, तो ऑरा जो है वो एक शील्ड का ही काम करता है बेसिकली आपके, पर वो शील्ड अगर आपके अंदर बन जाए तो वो आपको फायदा पहुंचाएगी। अगर वो शील्ड जब तक बाहर है, जब तक वो वल्नरेबल है, यानी वो उसको कोई नुकसान पहुंचा सकता है। अगर शील्ड को नुकसान हो तो आपको नुकसान हो, इसलिए शील्ड को हमने अपने अंदर बिल्ड करना है सो दैट हमें कोई नुकसान ना पहुंचा सके। इनफैक्ट ये देखा गया है कि ज्यादातर जो नुकसान होता है ना दूसरे की ईर्ष्या से होता है, दूसरे की ईर्ष्या हमारी होती है तो उससे नुकसान हमारा होता है। उसको पता नहीं लगता कि उसका तो खुद का जो नुकसान हुआ होगा, दूसरे का नुकसान हुआ है नहीं हुआ उसको पता नहीं लगता, लेकिन होता है। जब आप इस शीट को बिल्ड कर लेते हैं तो पक्की बात है कि कोई भी आपको किसी भी हालत में नुकसान नहीं पहुंचा सकता, किसी भी कंडीशन में आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि वो शीट इतनी स्ट्रॉन्ग रहती है। जो आपने सुना होगा, कर्ण का नाम सुना होगा, जिसको कवच और कुंडल मिले थे बाय बर्थ, तो वो यही शीट एग्जैक्टली वो यही शीट थी जो उनको बाय बर्थ ही मिली थी, यानी उन्होंने कुछ दिनों से कमाई होगी, ऐसा मैं मानता हूं। तो ये संभव है, ये आप भी अपने अंदर इसको बिल्ड कर सकते हैं। तो ये 2 टेक्नोलॉजी होगी। इन 2 टेक्नोलॉजी से अगर आप अपने शरीर को मेंटेन कर लेते हैं, मेंटेन क्या करते हैं, इन 2 टेक्नोलॉजी का यूज भी कर लेते हैं तो शरीर मेंटेन अपने आप हो जाएगा। अब यहां पर एक शब्द का यूज किया गया था, प्रकृति। हम बात करते हैं प्रकृति की, तो प्रकृति जो है वो उसको बिगाड़ता कौन है, वो बिगड़ कैसे जाती है, हर इतना ध्यान रखते हुए बिगड़ जाती है, तो उसके लिए जिम्मेदार है प्रवृत्ति। अगर आपकी प्रवृत्ति में कोई दोष आ गया है तो आपकी प्रकृति ठीक रह नहीं सकती। तो ये जो श्वास प्रक्रिया, श्वास योग की प्रक्रिया बताई गई है, जो निष्ठा योग जागरण की बात करी है, निष्ठा जागरण की अपने अपने प्रति, तो ये आपकी प्रवृत्ति को मेंटेन करती है। और प्रवृत्ति अगर आपकी मेंटेन रहेगी तो आपकी प्रकृति आपके कंट्रोल से, आपकी प्रकृति आपके कंट्रोल से बाहर जा नहीं सकती, पक्की बात। फिर अब ये सब चीजें होके सिस्टम तो हमारा बन गया, अब हमें इसको सूर्य की तरह से स्थापित करना, वो करेंगे तब तो दिखाई देगा पूरी। तो उसके लिए अगेन हम वापस गए 5 तत्वों कि 5 तत्व क्या, तो 5 तत्व आप नाम तो सब जानते हैं, आकाश पृथ्वी जल नहीं होती, पर इसका मतलब क्या है तो हमें समझ में आया
कि जो 5 बीज हैं भौतिक शरीर है जैसे, उसमें पृथ्वी तत्व प्रधान है, पर पृथ्वी ये भी बना 5 बीज 5 तत्वों से ही है। शरीर 5 तत्वों से बना है, मानसिक बीज वो भी 5 तत्वों से बना है, ऊर्जा जनरेशन भी 5 तत्वों से बनी है, ऊर्जा ट्रांसफर भी 5 तत्वों से बनी है। पर कौन से बीज का कौन सा तत्व बिगड़ा है उसका डायग्नोसिस अगर हो जाए तो आपकी तो सारी समस्या, सारी प्रॉब्लम जड़ जो है जिसको जड़ कहते हैं उसका इलाज तो डायग्नोस हो गया कि कौन सा जड़ है, वो मिल गया आपको। बीज का कौन सा तत्व बिगड़ा हुआ है, कौन से बीज का कौन सा तत्व बिगड़ा हुआ है, अगर ये डायग्नोस हो जाता है तो इलाज तो बहुत सारे है, वो कर लो तो उसका डायग्नोस्टिक सिस्टम बनाना है और उससे उसका यूज करके आप हर प्रॉब्लम का डायग्नोस करवा सकते हो कि कब कौन से बीज का कौन सा तत्व बिगड़ा है, कितना बिगड़ा है, उसका एक मेजरमेंट हो जाता है मशीन से, और उसको क्योर कैसे करना उसके लिए आयुर्वेद आपके पास है, एलोपैथी आपके पास है। आयुर्वेद मोस्ट इफेक्टिव है क्योंकि आपने सुना आयुर्वेद में भस्म होती है, काढ़ा होता है, और एलोपैथी में क्या होता है, टैबलेट होती है। टैबलेट क्या है, भस्म को टैबलेट की फॉर्म में दे दो टैबलेट हो। लेकिन फर्क क्या है कि आयुर्वेद की जो भस्म है उसको बनाने का जो प्रोसीजर है वो इतना मतलब डिफाइंड है, इतना वेल डिफाइंड है कि वो आपको साइड इफेक्ट बहुत ना के बराबर देगा ही नहीं होती। मेरे ख्याल से आयुर्वेद का साइड इफेक्ट बहुत कम होता है और लोग कहते हैं कि इफेक्ट वो बहुत तेजी से काम नहीं करता, जबकि आयुर्वेद बहुत तेजी से काम करता है। पर हमारी बॉडी जो है उतना मटेरियल, उतना कंटेंट उसमें से निकाल नहीं पाता, इसलिए हमें लगता है कि वो स्लो काम कर रहा है। और एलोपैथी के साइड इफेक्ट इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि वो एक बार तो बहुत तेजी से काम करता है, लेकिन उसने क्या क्या डैमेज कर दिया वो बाद में बता देता है। आयुर्वेद की अगर आपको एफिशिएंसी बढ़ानी है तो आप उसके साथ में मात्र श्वास योग की प्रक्रिया जोड़ ले तो आपको देखो आपको आयुर्वेद की दवाई कितनी इफेक्टिवली काम करती है, कितनी एफिशिएंटली काम करती है। पक्की बात, टेस्टेड है ये सब चीजें। फिर ये सिस्टम हो गया, उसके बाद मेरे को ये लगा मशीन की बात कर रहा था मैं, तो मशीन मुझे लगा कि हर जगह तो मशीन हो नहीं सकती है, तो क्या किया जाए, और हमारा तो काम जनता सेवा के, हमने तो ठेका लिया है, ठेका तो हमने पूरा करना है। तो फिर मैंने एक मोबाइल ऐप बना कि आप अपने घर में बैठ करके अपने मोबाइल में डाउनलोड करके अपने आप को खुद टेस्ट कर सकते हो। वो अवेलेबल है, वो डॉक्टर पंकज अग्रवाल नेचुरोपैथी की डॉक्टर है वो वैसे, तो वो आईटी के एक्सपर्ट भी है। तो मैंने उनको कहा कि ऐसे करके बनाओ, मशीन का एक्सपीरियंस है हमारे पास, तो वो ऐप बना दिया और आप डाउनलोड करके उससे अपने आप को टेस्ट करेंगे। 40 दिन अगर आप उससे अपने आप को पहले हफ्ते में रोज, दूसरे हफ्ते में वीक में 2 बार और तीसरे में वीकली, और फिर आप उसको वीकली टेस्ट करते रहो एक बार, तो आपको अपनी करंट पोजीशन इम्यूनिटी लेवल की पता लगती है। और वो इम्यूनिटी अगर आप मेंटेन कर पाते हो उस लेवल पे, उसमें आता है वो लिखा हुआ है, वो सब लेवल्स लिखे हुए हैं, उतनी अगर आप मेंटेन कर लेते हो तो गारंटीड है कि आपको प्रॉब्लम आएगी ही नहीं अपने आप, क्योंकि इम्यूनिटी जो है बीमारियों को अपने आप ठीक करती है। इम्यूनिटी का काम है बीमारियों को ठीक करना, रोगों को ठीक करना, और उसके लिए सपोर्ट आपको आयुर्वेद की अवेलेबल है। तो दोनों का यूज करते हो तो आपकी तकरीबन तो बीमारियों से आप आराम से बच सकते हो। और जो निष्ठा योग की मैंने निष्ठा जागरण की बात की थी, तो उसका उपयोग करके आप अपनी मेंटल मानसिक प्रॉब्लम से बच सकते हो, बचा सकते हो अपने आप को, गारंटी काम करेगा कि आपको मानसिक समस्याएं आएंगी नहीं। स्ट्रेस नाम कीजिए, आप कितनी भी जॉब करो, कैसी भी स्ट्रेसफुल जॉब हो, आपको स्ट्रेस हो नहीं सकती। मात्र 4 या 5 सांस ले लो तो आपको कैसी भी स्ट्रेस हो 1 मिनट में गायब हो। ऐसे 1 मिनट में 5 सांस से ज्यादा ले, मतलब एवरेज जो है 1 मिनट में 15 सांस लेंगे, और मैं तकरीबन 1 मिनट में 1 सांस लेता हूं, थोड़ा सा कम 40-50 सेकंड के लिए। तो ये मैं सिर्फ लोगों को दिखाते दिखाते, मैं कोई इसका स्पेशल अभ्यास नहीं किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट करते करते मैं इस लेवल पर पहुंचा। तो जब मैं पहुंच सकता हूं तो आप लोग पहुंच सकते हैं, उसको कोई मतलब मेजर समस्या नहीं है। थोड़ा टाइम लग सकता है, 10 साल मैंने 10 साल लगाया है, तो आप भी 2-3 साल तो लगा सकते हो। 40 दिन अगर आप थोड़ी सी इसकी लग के प्रैक्टिस कर लो तो फिर आपकी शरीर
अपने आप इसको अडॉप्ट कर लेगा रेगुलर और मेजरमेंट करते रहो, चेक करते रहो। जब आपको लगे कि आपकी वैल्यू थोड़ी सी कम हुई है तो श्वास का अभ्यास थोड़ा सा बढ़ाओ, तो इतना ही करना और कुछ नहीं करना, आपकी वैल्यू वापस आप मेंटेन करें। इस वैल्यू का एडवांटेज क्या है? मैरिज, विवाह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और ये वैल्यू अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू से कम पर आप विवाह करते हैं तो क्लेश ज्यादा होगा। अगर उस वैल्यू को मेंटेन कर लेते हैं तो आप अपने परिवार का टीम बहुत बढ़िया चला सकते हैं, बहुत ही बढ़िया चला सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, पक्की बात। टेस्ट है, टाइम टेस्ट, और पिछले 20 साल से मैं काम कर रहा हूँ चीजों पर, 2003 से शायद 20 होने लगा। इतने 50 लाख से ज्यादा लोगों को मैंने ये सिखाया है, श्वास क्रिया, श्वास और फोन करके सर एक बात कही मेरे को कि सर हर सांस में आपकी याद आती है। मैंने भैया हर सांस में याद मत करो, सांस करो और बैठे नीलकंठ उनको याद करो, कुछ एडिशनल फायदा हो सकता है। तो बस मैंने बताना इतना है, कोई सवाल पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं जी। वैसे तो हमारा जो भी इंडियन सिस्टम आयुर्वेदिक इट इज हाईली साइंटिफिक, बिल्कुल बहुत अच्छा है ये, और एग्री विद एवरीथिंग। लेकिन एक बात मुझे समझ आई कि मुंह से सांस लेना, जो एक्चुअली तो जो आपका पोल्यूशन है, जो आपका नोज है, वो फिल्टर आउट कर देता सारा गंद। रुक तो क्या है, रुक गया ना, अदरवाइज इफ वी टेक ब्रेथ बाय माउथ द होल पोल्यूशन विल गो इनटू द लंग्स, इट विल गो टू द टमी। मुंह से सांस लेते मुंह से जो भी जाएगा वो आपके पेट में जाएगा और वो खाने का काम करेगा। आप मतलब इमेजिन करो कि मैं क्या कह रहा हूं कि पहले ना बिना भोजन के रह जाते थे लोग, नहीं बट अब जब भी आप मुंह से सांस लेंगे आपका पार्ट ऑफ द एयर विल गो टू द स्टमक एंड पार्ट ऑफ इट विल गो टू द लंग्स। तो जो पोल्यूशन हैवी होता है, देखो पोल्यूशन हैवी होता है, पोल्यूशन इज वेरी हैवी, तो सांस जब सांस को ऊपर चढ़ेगा नहीं, पर इट इज अ पार्ट ऑफ क्लीनिंग द एयर। भगवान ने हमें नाक, मैं सिर्फ ओम बोलने के टाइम पे कहा है फिम्ब्रिया दिए हैं नाक में, जो इसको फिल्टर आउट कर देते हैं पोल्यूशन को, और जो भी एंटीजन्स हैं सारी नाक में रह जाती हैं, तो बाहर तो निकालने हैं ना, अंदर रख के क्या मिलेगा? तो वी हैव टू क्लीन नोज, आप नोज क्लीन करेंगे, बट दो पोल्यूशन और एंटीजन्स आपकी बॉडी में तो नहीं जाएंगे, बट बाय टेकिंग ब्रेथ बाय माउथ डायरेक्टली इट विल गो टू द सिस्टम। मैंने हर बात के लिए ना सिर्फ ओम का जब उच्चारण कर रहे हो तब की बात कर रहा हूं। नहीं, ओम का उच्चारण में भी अगर आप हो तो फिर आप अपने अगर किसी क्लीन एनवायरनमेंट में बैठे इट्स ओके। नहीं कहीं पे ओम का उच्चारण तो आप कहीं भी करते हो ना, ये सिर्फ स्पेसिफिक टाइम के लिए है, हर समय के लिए नहीं है। ओके, हाँ, मैंने ये सिर्फ जब ओम का उच्चारण, इसलिए ओम का एग्जाम्पल लिया मैंने। अच्छा एक बात और यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, अच्छा आप पहले पूछना शुरू करूंगा। और सिर्फ एक यही बात थी कि हमें भगवान ने हमें नोज दिया टू फिल्टर आउट द पोल्यूशन। नोज सांस लेने के लिए, फिल्टर आउट करने के लिए दिया है, सारा पोल्यूशन हमारे अंदर है। एंड बाय टेकिंग डीप ब्रेथ, जब हम लंबा सांस लेते हैं तो वो पता ही हमें वागस नर्व जो है वो स्टिमुलेट होती है, दैट इज पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, और जो वहाँ से फिर वो जब वो स्टिमुलेट होती है वागस नर्व, तो इट ब्रिंग्स डाउन द हार्ट रेट को कम ले आती है। जितनी देर आप लंबा सांस लेंगे, जितनी देर आप रोकेंगे, उतनी देर आपका हार्ट रेट डाउन डाउन चला जाएगा। सो दैट कंट्रोल्स द हार्ट। बट उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती ना, वो सब चीजें आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप स्लो ब्रीदिंग करना शुरू कर देंगे। हाँ, दिस इज व्हाट हैपेंस ना, वो तो आपको नहीं करना, वो तो कर रहा है सिस्टम अपने आप कर। क्या चीज? आपने सांस लिया, स्लो लिया, रोका है, रोका नहीं, सांस लिया पर स्लोली छोड़ा। सो द वागस नर्व इज नाउ स्टिमुलेटेड एंड वो हार्ट रेट को कम कर देगा। वो तो इट इज ऑल साइंटिफिक, इज साइंटिफिक एंड इट स्टिमुलेट्स द इम्यूनिटी एज वेल, दैट इज फाइन। सिर्फ एक क्वेश्चन था कि नाक से वो सिर्फ ओम का मैंने इसलिए स्पेसिफिकली कहा कि जब उच्चारण कर रहे हो ओम का उच्चारण कर रहे हो तब उसी तरह। अच्छा एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि इन्होंने अब छेड़ा टॉपिक, तो आप जब भोजन करते हैं, भोजन के बाद आप करीब 2-3 मिनट या 5 मिनट मुंह से सांस लें और मुंह से सांस छोड़ें, ऐसे स्लो, तो आपकी डाइजेशन प्रॉब्लम सारी खत्म हो जाएगी, गारंटी।
क्योंकि डाइजेशन के लिए आपको नाइट्रोजन चाहिए, डाइजेशन के लिए आपको नाइट्रोजन चाहिए, बहुत हेल्पफुल है। मतलब जो एसिडिटी और जो कॉन्स्टिपेशन एक्सेट्रा की प्रॉब्लम है वो अपने आप ठीक कर देती है। अगर आप हर भोजन के बाद तो 3 से 5 मिनट मुंह से सांस ले, मुंह से सांस छोड़, नाक का उपयोग बिल्कुल नहीं करना, लेना भी मुंह से, छोड़ना भी मुंह से, और सिर्फ 3 से 5 मिनट, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप 15 दिन में देखोगे आपको पता, आपको पेट अपने आप बताने लगा कि ये क्या कर रहा है, इतना बढ़िया डाइजेशन हो जाता है कि मतलब लगता ही नहीं कि कोई प्रॉब्लम थी कोई। तो ये डाइजेशन में बहुत हेल्पफुल है, बिकॉज डाइजेशन के लिए नाइट्रोजन चाहिए। खाद में सब नाइट्रोजन डालते हैं, जो एग्रीकल्चर नाइट्रोजन की बिना चल नहीं सकती। तो इसीलिए क्योंकि पेट जो बीज से जो पौधा निकला है उसकी ग्रोथ के लिए वो नाइट्रोजन बहुत जरूरी है। ऐसे ही डाइजेशन के लिए हमें नाइट्रोजन का उपयोग करना है, मुंह से सांस लेकर के और भोजन के बाद। और भोजन से पहले अगर आप 11 सांस ये वाले ले लें नाक से, मुंह से नहीं, भोजन करने से पहले, तो गारंटीड है कि आपकी जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो इतना बढ़िया काम करेगा कि आप मतलब बस मैं बता सकता हूं, ये एक्सपीरियंस आप ही लोग बता सकते हो। आपके बीपी की वो जो शुगर की जो समस्या है वो धीरे धीरे अपने आप कम होनी शुरू हो जाएगी। जी।